आज हम लोग अभ्यास 1F के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभ्यास 1F में जो पहला सवाल दिया है उसमें सत्य और असत्य की खोज करनी है। उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इसमें जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है, पहला स्टेटमेंट है 6/7 विद नेगेटिव साइन को ऐड किया गया है 6/7 के साथ। ये बताओ, अगर किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को ऐड किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? एक नई परिमेय संख्या मिलती है। तो यहां पर ऋण 6/7 है और धन 6/7 है। दो परिमेय संख्याओं को क्या किया गया? ऐड किया गया। ऐड मींस जोड़ा गया। जब जोड़ा जाएगा तो एक नई परिमेय संख्या मिलेगी। लेकिन बुक में लिखा है परिमेय संख्या नहीं, मतलब इन दोनों को जोड़ के लिखा जा रहा है परिमेय संख्या नहीं। तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? बताओ। दो परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा एक परिमेय संख्या होता है और यहां पर लिखा परिमेय संख्या नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? असत्य। ये क्वेश्चन क्या हो गया? असत्य। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव। तो योग का तत्समक अवयव क्या होता है? योग का तत्समक अवयव क्या होता है बेटा? बोलो। शून्य होता है। और ये बात क्या है? सत्य है। क्यों? क्यों ऐसा सत्य है? क्योंकि आपको बताया गया है कि जो योग का तत्समक अवयव शून्य होने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ देते हो उस परिमेय संख्या के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए शून्य को हम क्या कहते हैं? योग का तत्समक अवयव कहते हैं। तो ये क्या हो गया? सत्य हो गया। अब इसके आते हैं तीसरे पार्ट में। इसके तीसरे पार्ट में बोला जा रहा है परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। इसका मतलब क्या? योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या? किसी भी परिमेय संख्या में क्या जोड़ दूं, किसी भी परिमेय संख्या में क्या जोड़ दूं कि हमें रिजल्ट जो आए वो शून्य मिल जाए। तो जो जोड़ूंगा वही उसका योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो शून्य में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए? शून्य ही जोड़ दिया जाए। ठीक है? तो शून्य में शून्य जोड़ देने पर क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा। इसलिए शून्य का योगात्मक प्रतिलोम होता है और वो क्या होता है? शून्य ही होता है। और यहां लिखा है कि परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। तो नहीं होता का मतलब क्या हुआ? ये क्या हो गया? असत्य। ठीक है? क्योंकि हमें मिल रहा है। अब इसके चौथे पार्ट में आते हैं। इसका चौथा पार्ट है योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है। हमने बताया था कि अगर एक संख्या x है, कोई परिमेय संख्या x है और मैं पूछूं कि इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो हमने कहा था जो भी संख्या दिया हुआ है योगात्मक प्रतिलोम क्या है। तो आपसे कहा गया था कि उस संख्या को लिखिए और उसके पहले क्या लगाइए? ऋण चिन्ह लगा दीजिए। तो इसने कहा कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का अगर ये एक ऋणात्मक संख्या, जैसे मान लो ये ऋण 5/7 हो जाए, ऋण 5/7 हो जाए का योगात्मक प्रतिलोम अगर निकालूं तो यहां पर हमें ऋण लगाना होगा और यहां ऋण 5 क्या रखना पड़ेगा? 7 रखना। तो जब ऋण में ऋण का गुणा करोगे तो क्या होगा? धन 5/7। तो आपने क्या देखा? एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या होगा। तो इसका मतलब ये भी पार्ट क्या है? सत्य है। तो चौथा पार्ट क्या हो जाएगा? सत्य। अब आते हैं इसके पांचवें पार्ट पर। पांचवें पार्ट में क्या है? पांचवें पार्ट में कहता है कि परिमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव शून्य। तो ये बिल्कुल असत्य है। हमने कहा था घटाने में तत्समक अवयव नहीं मिलता, क्योंकि घटाने का मतलब होता है अगर किसी संख्या से शून्य घटाया जाए, किसी परिमेय संख्या से शून्य घटाया जाए या शून्य से वो परिमेय संख्या घटाया जाए तो हमें इस परिमेय संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? जब 5 से शून्य घटाएंगे हम लोग तो रिजल्ट तो 5 आएगा।
अर्थात संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जब शून्य से 5 घटाएंगे तो हमें संख्या का मान -5 हो गया, करना पड़ा। संख्या 5 थी, उसका ऋणात्मक हो गया, मतलब ठीक उल्टा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऋणात्मक संख्या में शून्य जो होता है तत्समक अवयव होता ही नहीं है, क्योंकि 5 में से शून्य घटाने पर तो 5 आता है, लेकिन शून्य में से 5 घटाने पर आंसर क्या आता है? -5 आता है। इसलिए घटाने में तत्समक अवयव शून्य नहीं हो सकता। तो ये भी क्या हो गया? कहता परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है, तो ये भी क्या हो गया? असत्य। ये क्या मिला? असत्य। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट कहता है परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। ठीक है, अगर किसी परिमेय संख्या में हम 1 से गुणा करें या 1 से उस परिमेय संख्या में गुणा करें तो गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? एक हमारा क्या है? गुणात्मक तत्समक अवयव। एक क्या है? गुणात्मक तत्समक अवयव है, तो ये भी क्या हो गया? सत्य हो गया। आई बात? उसके बाद अगला कहता है एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। तो ये भी क्वेश्चन सत्य है। क्यों सत्य है? कि अगर किसी भी संख्या का अगर मैं गुणात्मक प्रतिलोम निकालूं, जैसे मान लो हम लिखें x का गुणात्मक प्रतिलोम, तो बेटा x का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? x का गुणात्मक प्रतिलोम ये होता है 1/x। यही कहा था ना, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? उस संख्या को 1/, के रूप में लिखो। तो अगर ये संख्या हमारी ऋणात्मक होगी तो 1/, करने से वो संख्या कभी धनात्मक नहीं हो सकती, वो हमेशा ऋणात्मक ही होगी। धनात्मक कब होगी? जब ऋण में ऋण का गुणा किया जाएगा। तो अगर मान लो हमने लिया ऋण 1/5 लिया, अब का गुणात्मक प्रतिलोम हम पूछना शुरू करें तो आप क्या लिखोगे? 1/5। ऐसा ही तो लिखोगे। चिन्ह पर क्या फर्क पड़ा? क्या यहां कोई एक्स्ट्रा ऋण मिला? क्योंकि इस ऋण को धन बनाने के लिए ऋण से गुणा करना होगा और यहां पर कोई एक्स्ट्रा ऋण आ नहीं रहा, तो ये संख्या क्या होगी? उलट के चली जाएगी -5। तो ऋण परिमेय संख्या का जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वो भी ऋणात्मक होता है। इसलिए इसका जो 7th पार्ट है, 7th पार्ट, इसका 7th पार्ट भी क्या होगा? सत्य होगा। अगला कहता है यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है। उसने कहा एक संख्या x है का योगात्मक प्रतिलोम एक संख्या x है, उस संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है, तो x बराबर 0। किसी x संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कह दिया x ही है तो x बराबर 0। बताओ ये सत्य का सत्य? भाई किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम x कैसे हो? बताओ। एक संख्या x है, एक संख्या x है और उसमें हम कह रहा का योगात्मक प्रतिलोम x है, तो x में x क्या जोड़ देने पर हमें योगात्मक तत्समक मिलेगा, मतलब शून्य मिलेगा। बोलो, x में x जोड़ दूं तो क्या शून्य मिलेगा? मिलेगा। कब मिलेगा शून्य? कब मिलेगा शून्य? अबे बताओ भाई, कोई संख्या x है, अगर उसमें x जोड़ो तो कभी शून्य नहीं मिलेगा, क्योंकि x धन x 2x हो जाएगा। अब बताओ x में x जोड़ने पर शून्य मिलना चाहिए, क्योंकि प्रश्न कहता है किसी संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है, तो ये तभी संभव होगा जब x में x को जोड़ोगे तो रिजल्ट शून्य मिलना चाहिए। अब x में x जोड़ोगे रिजल्ट शून्य तो मिलेगा नहीं, तो शून्य मिलेगा जब x को शून्य रख लो। जब x को शून्य रख लोगे तो अभी आपको शून्य के केस में बताया गया था, जो ये वाला था, योग का तत्समक अवयव शून्य है, सत्य का सत्य। अब बताओ, अगर x को शून्य रख लोगे तो इस x को भी शून्य रखना पड़ेगा, और शून्य में शून्य जोड़ोगे तो रिजल्ट शून्य आएगा कि नहीं आएगा? तो प्रश्न क्या कहता है? x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0।
तो हमें पता है कि x का योगात्मक प्रतिलोम x है, तो x में x जोड़ने पर रिजल्ट 0 होना चाहिए, क्योंकि x में x जोड़ने पर योगात्मक प्रतिलोम 0 तभी हो सकता है जब x को शून्य रखा जाए, क्योंकि शून्य में शून्य जोड़ेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। तो अगर x 0 है तभी यह सत्य होगा यह कंडीशन, तो वास्तव में यह सत्य है। लेकिन अगर x की वैल्यू 2 ले लेते तो 2 में 2 जोड़ने पर शून्य नहीं आता, -2 जोड़ने पर शून्य आता। तो केवल एक स्पेशल कंडीशन है, जब आप x की वैल्यू 0 लोगे तो यह कंडीशन सत्य होगी, अदरवाइज सत्य नहीं होगी। तो इसका मतलब ए बी स्टेटमेंट जो दिया है वो भी सत्य है। तो लास्ट वाला क्या हो गया? सत्य। ये हो गया पहला क्वेश्चन का। ठीक है। नंबर क्वेश्चन ये कहता है निम्नलिखित को अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दूसरे में 4 पार्ट, पहला पार्ट दे रखा है ऋण 5/12 में क्या जोड़ दिया जाए, में क्या जोड़ दिया जाए कि रिजल्ट ऋण 5/12 आ जाए। तो फटाफट बताओ इस संख्या में क्या जोड़ दूं कि वही चीज मिले। तो वो संख्या क्या हो सकता है? शून्य। तो बेटा यहाँ क्या भर देना? शून्य। इसके दूसरे पार्ट में क्या लिखना है? दूसरा पार्ट कहता है ऋण 4/5 यहाँ लिखा हुआ है और इसमें क्या घटा दिया जाए। देखो बेटा इसमें क्या घटा दिया जाए कि हमें रिजल्ट क्या मिल जाए? 0। अब देखो ये ऋण 4/5 है, इसमें कह रहा है इसमें क्या घटा दिया जाए, सब्ट्रैक्ट करना, जोड़ना नहीं, क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि हमें रिजल्ट मिल जाए 0। तो 0 लाने के लिए किसी संख्या में से अगर उसी संख्या को घटा दो तो रिजल्ट 0 आएगा। तो हमारे पास यहां लिखा है ऋण 4/5, तो ऋण 4/5 में से हमें क्या घटाना होगा? ऋण 4/5 ही घटाना होगा, तभी ये ऋण ऋण क्या होगा? धन होगा। और एक संख्या धनात्मक और एक संख्या ऋणात्मक, ये दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। इसका तीसरा पार्ट देखो, इसके तीसरे पार्ट में दे रखा है 1/2 पर कुछ 1/2 है और इस पर घात लिख रखा -1 और इसके बराबर लिख रहा है क्या होगा। तो देखो -1 दिखाने का एक नया तरीका है गुणात्मक प्रतिलोम का, उस पर घात -1 लगा दो। जैसे हमने कहा कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? ऋण 1/, वो संख्या अर्थात 2 होती है। अब इसी चीज को चाहे 1/2 लिखो या तो ऐसे लिख दो, इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखने के लिए 2 पर -1 4 चढ़ा दो, दोनों बात क्या है? एक ही है। तो उसने कहा 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम, इनवर्स का मतलब क्या हुआ? -1 का मतलब क्या हुआ? गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ऋण 2। ठीक। अब इसका चौथा पार्ट देखो, इसके चौथे पार्ट में दे रखा है ऋण 2/3 का गुणा किया गया है 3/4 के साथ और इस पर लिख रखा है ऋण 1। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? पर ऋण 1 का मान बताओ। ये सवाल दिया है, ये क्वेश्चन है और पूरे ब्रैकेट के अंदर 2 परिमेय संख्याओं का गुणन किया गया है और उसके ऊपर ऋण 1 लिखा हुआ। तो ऋण 1 का मतलब क्या हुआ? पावर के रूप में लिखा हुआ, इसका मतलब इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो बेटा सबसे पहले अंदर को सॉल्व करो। अंदर को सॉल्व करोगे तो क्या होगा? ये देखो ऋण 2/3 का गुणा 3/4 के साथ किया गया है, तो अंश में भी 3 हर में भी 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, यहां 2 है यहां 4, ये दोनों 2 से कटने वाली संख्या हैं, तो इसको काटेंगे 2 एकाएं 2 और 2 दूनी 4। तो बेटा ये हुआ क्या? ऋण 1/2। ऋण 1/2 अंदर वाला जब सॉल्व किए तो अंश में क्या मिला? यहाँ 1 मिला, यहाँ भी 1 मिला, 1 का गुणा 1 के साथ करोगे, यहाँ ऋण था ऋण आ गया और 1 यहाँ मिला 2 यहाँ मिला, 1 का गुणा 2 के साथ करोगे 2 और इस पर क्या घात लगा? ऋण 1। अब बताओ ऋण 1/2 का इनवर्स अर्थात गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ऋण 2 होगा। तो हमें भरने की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? ऋण 2। तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है
कि प्रत्येक स्थिति में x का मान ज्ञात करो। पहली स्थिति दे रखा है कि 2/3 का x के साथ गुणा किया गया है और इज इक्वल टू 1 लिखा है। तो जब 2/3 का x के साथ गुणा किया गया है तो हमें x का मान निकालना है इस स्थिति में। तो कैसे निकलेगा? x के साथ जो भी चीजें गुणा भाग जो भी चीजें हैं उसको राइट साइड में ले जाना। तो उसको ले जाने का नियम क्या है? उसको ले जाने का नियम यह है कि x के साथ जो संख्याएं गुणा के रूप में लिखी हैं, अगर उसमें अंश और हर है अर्थात तो एक परिमेय संख्या है, तो हर वाली चीज उधर दाहिने तरफ जाते समय गुणा में बदल जाएंगी और गुणा वाली चीज किस में चली जाएंगी? भाग में चली जाएंगी। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 और ये 2/3 है, उस बगल जाएंगी तो गुणा होकर क्या लिख जाएगा? 3/2। अब इसकी वैल्यू 1 का 3/2 के साथ गुणा करोगे तो क्या होगा? 3/2। तो x का मान क्या हुआ? 3/2। अब इसके दूसरे पार्ट में दे रखा है, इसके दूसरे पार्ट में दे रखा है -3/4 प्लस x इज इक्वल टू 0। तो ध्यान देना बेटा, -3/4 के साथ अभी x को जोड़ा गया है और 0 के बराबर लिखना है। तो हमने कहा x के साथ जो भी चीजें लिखी उनको हटाना है। तो यहां बेटा यहां गुणा नहीं किया गया, यहां क्या लिखा गया? जोड़ा गया। तो जोड़ा गया है तो ये ब्रैकेट वाला पूरा का पूरा सिस्टम उस बगल जाएगा, दाहिने तरफ जाएगा। तो एक पद को आप जब दाहिने तरफ लेके जाओगे उसका चिन्ह बदल जाता है। अभी इसका चिन्ह क्या है? ऋणात्मक। उस बगल जाएगा, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? धनात्मक। तो x का मान यहां से क्या हो जाएगा? 0 प्लस 3/2 और 3/4। अब 3/4 में 0 जोड़ने से उसके मान पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ये हो गया 3/4। उसके बाद इसके थर्ड पार्ट में लिखा है, थर्ड पार्ट में लिखा है x गुणे ऋण 5/4 बराबर क्या लिखा है? 1 लिखा है। अब यहां पर अगेन x के साथ ऋण 5/4 का गुणा है। तो अभी क्या बताया? पहले सवाल में बताया गया x के साथ अगर कोई चीज गुणा है तो उधर जाते समय जो भाग में वो गुणे में चला जाएगा और जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ ये 4 क्या है? नीचे है हर में, तो इसको उधर ले जाओगे ऊपर चला जाएगा। और ये ऋण 5 क्या है? अंश में है, ये नीचे चला जाएगा। तो इसका मान क्या हो गया? 1 गुणे 4/5 का मतलब हो गया 4/5। ये आपका हो गया x का मान। अब इसका चौथा देखो, चौथा में दे रखा है x गुणे ऋण 6/7। इसको किसके बराबर लिखा गया है? 1 के बराबर। तो बेटा अगेन ऋण 6/7 का गुणा किया गया है, ये उस बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर 1 गुणे ऋण 7 ऊपर चला जाएगा और ऋण 6 कहां जाएगा? नीचे चला जाएगा। अब 1 का किसी भी परिमेय संख्या के साथ अगर गुणा किया जाए तो उस परिमेय संख्या का मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऋण 7/6। आप चाहो ऋण से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ये भी धनात्मक हो जाएगा और ये भी धनात्मक हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 7/6। अब आते हैं पांचवें पार्ट पर। पांचवें पार्ट में क्या कहता है? पांचवें पार्ट में कहता है ऋण 5/4 -5/4 में 4/5 का मल्टीप्लाई। ऋण 4/5 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया गया है 4/5 ऋण 5/4 के साथ 4/5 को मल्टीप्लाई किया गया है और लिखा है इक्वल टू x की मान निकालना। हमें क्या करना होगा बेटा? देखो यहाँ पे सिंपली कटने वाला है, यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, हर में 4 है और यहाँ अंश में 4 है, कट गया। यहाँ अंश में 5 है, यहाँ 5 से कट गया। बचा क्या? केवल माइनस बचा। यहाँ बचा -1 बराबर x। तो x की वैल्यू क्या हो गई? -1 हुई कि नहीं? फिर इसके 6 पार्ट में आते हैं। इसका 6 पार्ट है, दोनों में माइनस था ना, तो दोनों कट जाएंगे ना।
दोनों में कहा माइनस है? दोनों में सर। ओ, सर। दोनों में है सर। तो अगर दोनों में माइनस है तो ये माइनस होगा और पूरा कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा। अर्थात x की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। अब 6 पार्ट में है ऋण 7/6 प्लस 7/6 की वैल्यू x पूछता है। तो पूछता इसमें x की वैल्यू बताओ। तो बेटा ये ऋण x 7/6 है नेगेटिव साइन के साथ और ये प्लस 7/6 है, तो ये दोनों जब जुटेगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 बराबर क्या हो जाएगा? x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा? क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है ये 4 संख्याएं लिखी गई हैं का योगात्मक प्रतिरूप लिखो। हमने क्या कहा था योगात्मक प्रतिरूप लिखने में? अगर कोई संख्या ली गई है उसका योगात्मक प्रतिरूप लिखना है उस संख्या का चिन्ह केवल बदल देना है। तो अगर बताओ, अगर मैं पूछूं कि 1/2 का योगात्मक प्रतिरूप, तो 1/2 का योगात्मक प्रतिरूप क्या होगा बेटा? -1/2। गुड। जो भी संख्या है उसके पहले लगा दो माइनस, तो ये हो गया -1/2। अगर आपसे पूछा जाए ऋण 3/8 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ, तो आपको क्या करना है? वो संख्या लिखनी है ऋण 3/8 और उसके पहले क्या लगा देना? माइनस। तो माइनस का माइनस में गुणा होकर के क्या हो जाएगा? +3/8। आपसे पूछा गया 0 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ, तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 0 ही होता है। फिर आपसे पूछा गया ऋण 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ, तो बेटा देखो ये ऋण जो 4/7 है ऋण कट जाएगा, ये क्या हुआ? धन 4/7। और इसका योगात्मक प्रतिलोम आपसे पूछा जाए तो उस संख्या को लिख करके उसके पहले क्या लगा दीजिए? माइनस। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? -4/7। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है ये जो संख्याएं लिखी गई हैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। 4 में क्या था? योगात्मक प्रतिलोम बताना और 5 में क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो इस 8/13 का अगर मैं गुणात्मक प्रतिलोम पूछूं का गुणात्मक प्रतिलोम, तो बताओ गुणात्मक प्रतिलोम में क्या बताया गया था? इसके अंश को हर में बदल दीजिए और हर को अंश में बदल दीजिए। या तो ऐसे कर लीजिए, इसको लिख लीजिए 8/13 पे ऋण 1 घात, ऐसे लिख लो, या इसको लिख लो क्या? 13/8। मतलब 8/13 है तो आप क्या कर लो? 13/8। उसी तरह से ऋण 6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो आप लिख सकते हो ऋण 6/19 पे ऋण 1 घात लिख लो, या क्या लिख लो? ऋण 19/6। थर्ड में लिखा है 17/16 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो 17/16 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? उलट दीजिए, ऋण 16/17। हर अंश में गया, हर अंश में चला है। ऋण 9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो ऋण 9 का पावर हो जाएगा ऋण 1, होगा कि नहीं होगा? और या इसको क्या लिख सकते हो? 1/9। फिर कहता 17 का, क्यों ऐसा लिखा गया? देखो 9 को ऋण 9 को लिखा जा सकता है ऋण 9/1, तो इसका अंश ऋण 9 हो गया, हर 1 हो गया, उलट दोगे तो 1/9 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपसे 17 का पूछा जाए तो 17 का मतलब क्या हुआ? 17/1। अब इसके हर को ऊपर ले जाओगे 1 और अंश को नीचे ले जाओगे 70, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/17। इस क्वेश्चन में आओ, लास्ट क्वेश्चन में लिखा 2/5 गुणे 9/4 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना। तो सबसे पहले बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसा हुआ। अब 9 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 9, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10। अब इसका पूछा जा रहा है 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो क्या गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? हर वाला अंश में और हर वाला अंश वाला हर में, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 10/9। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ परिमेय संख्याओं का गुणनफल निकालना। पहली परिमेय संख्या ये है, दूसरी परिमेय संख्या ये है, तीसरी परिमेय संख्या ये है, चौथी परिमेय संख्या 0 है और पांचवी संख्या ऋण 13/5। तो बेटा इतने परिमेय संख्याओं के गुणनफल में बीच में एक परिमेय संख्या 0 लिखा हुआ, और आपको पता है कि अगर किसी परिमेय संख्या के साथ 0 का गुणा कर दिया जाए तो वो परिमेय संख्या 0 हो जाती है। तो इन सब का, बाकी सब का गुणनफल चाहे जो भी हो,
अगर उसका गुणनफल हम सब का गुणनफल शून्य के साथ कर देंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? शून्य। तो प्यारे बच्चों इसका गुणनफल भी क्या होगा? शून्य होगा। अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो आप जरा सोचो, इस शून्य का गुणा इसके साथ करूंगा क्या आएगा? एक शून्य नया मिलेगा। अगर इस शून्य का गुणा मैं इसके साथ कर दूं तो हमें क्या मिलेगा? अगर इस शून्य का गुणा ऋण 13/5 के साथ कर दूं तो रिजल्ट क्या मिला? शून्य। अब इस शून्य का गुणा इस परिमेय संख्या के साथ कर दूं तो पुनः हमें रिजल्ट क्या मिला? शून्य। अब इस शून्य का गुणा दूसरे परिमेय संख्या के साथ कर दूं तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? शून्य। अगर इस परिमेय संख्या का गुणा फिर दूसरे परिमेय संख्या के साथ कर दूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा? शून्य। तो असंख्य परिमेय संख्याएं हों और अगर उस पर सारी परिमेय संख्याओं का गुणा किया जाए और उसमें से एक शून्य डाल दिया जाए और उसका गुणा कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है। तो ये हुआ अभ्यास 1 का पूरा हल।